हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं टर्म वन इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। अभी जो अगले महीने हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले टर्म वन के, उसके लिए हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये सैंपल पेपर हमारे 3 पार्ट्स के अंदर आएगा, क्योंकि सैंपल पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे 60। तो 20 पार्ट वन में, 20 पार्ट टू में और 20 पार्ट थ्री में हम लेकर आएंगे। क्यों नहीं एक साथ लेकर आ रहे, अदरवाइज फिर जो हमारी वीडियो होगी, जो लेक्चर, उसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाओगे। तो इसलिए 20 20 20 करके हम चलेंगे, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए हमारा जो सैंपल पेपर है, ये कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 24 24 और 12 के सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले 24 में से आपको 20 करने हैं, दूसरे सेक्शन में 24 में से आपको फिर अगेन 20 करने हैं, और तीसरे सी सेक्शन में आपको 12 में से कितने करने हैं? 10 करने हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको पता हो भी हमारे जो ओएमआर शीट है वो भी आ चुकी है, तो मतलब 24 में से 20 करने हैं, तो ऑब्वियसली बात है 4 वाले क्वेश्चन पे आपको हैशटैग वाले कॉलम पे डार्क करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का, मतलब 50 क्वेश्चन हमको करने हैं 40 मार्क्स के लिए। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो 0.8 मार्क्स का हमारा हर एक क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे सेक्शन ए का। द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय। क्वेश्चन है गवर्नमेंट बजट चैप्टर से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उसको वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसकी मदद से अचीव कर सकती है? मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू द डिजायर्ड लेवल, increasing the GDP of the economy, bringing the production of goods and services under its direct and absolute control, rationalization of tax in pro poor direction। बताइए बच्चों, क्या इसका आंसर होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम कैसे हासिल कर सकते हैं? प्राइस को बैलेंस करके, जीडीपी को इंक्रीज करके, प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में लेकर आके, या फिर टैक्स को रैशनलाइज करो और पुअर की तरफ भेज दो। तो समझते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम का मतलब होता है कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको कम करने की कोशिश की जाए, अमीरों से पैसा लिया जाए और पुअर की तरफ धकेल दिया जाए। और वो कैसे हो पाता है? वो टैक्स की मदद से हो पाता है कि हम अमीरों से ज्यादा टैक्स लेते हैं, जो ज्यादा पैसा कमाता है, जो लग्जरी गुड्स खरीदते हैं, उससे हम ज्यादा टैक्स लेते हैं और फिर किसको भेज देते हैं? हम पुअर की तरफ पैसे को भेज देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या रिकॉर्ड किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, inflow and outflow of foreign exchange to and from the economy, inflow and outflow of loans to oblique from the rest of the world। बताइए बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या रिकॉर्ड किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फंड्स, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या फिर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लोन्स फ्रॉम या टू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्या रिकॉर्ड किया जाता है? खर्चा, फंड्स, फॉरेन एक्सचेंज या फिर लोन? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी। बोलते हैं ना कि बाहर वालों ने यहां पर इन्वेस्ट किया, हमने बाहर इन्वेस्ट किया, तो हम क्या रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के दौरान जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जिसका इनफ्लो आउटफ्लो होता है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following bank does not directly interact with the general public। नीचे दिए बैंक में से कौन सा ऐसा बैंक है जो कि जनरल पब्लिक से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा जनरल पब्लिक से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वह ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक सवाल आता है, सर ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बात एक ही तो है? बट बच्चे नहीं, ये बात एक ही नहीं है। इंडिया में एक बड़ी यूनिक चीज है। सेंट्रल बैंक
ऑफ इंडिया नाम से कमर्शियल बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, वैसी एक कमर्शियल बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है। आपको एक होमवर्क देता हूं बहुत ही छोटा सा, वीडियो को खत्म करने के बाद या अभी पॉज करो, गूगल पे जाओ, चेक करो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक, तो आपको सेंट्रल बैंक का पोस्टर दिख जाएगा, तो वो हमारा कमर्शियल बैंक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जरा रीड करेंगे, क्या दे रखा है? Which of the following is not an example of invisible items under current account of balance of payment? आपको यह बताना है करंट अकाउंट में जो हमारे विजिबल एंड इनविजिबल आइटम आते हैं, तो उस इनविजिबल में कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, मतलब इनविजिबल नहीं हुए। ऑप्शन नंबर ए, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी, पोस्टल एंड कोरियर सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन रिलेटेड ट्रेवल, या फिर डी, मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजैक्शंस। आपको यह बताना है कौन सा इनविजिबल नहीं है, मतलब ये कौन सा सर्विस रिलेटेड नहीं है। इनविजिबल मतलब सर्विस होता है, कौन सा सर्विस रिलेटेड नहीं है। एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, पोस्टल एंड करियर सर्विसेज सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है, मर्चेंडाइज लिंक ट्रांजैक्शन। मर्चेंडाइज क्या होता है? टेंजिबल गुड्स, तो ये विजिबल आइटम हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मर्चेंडाइज लिंक ट्रांजैक्शन। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या, जरा रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। Demonetization was the step taken by the government of India in order to tackle the problem of corruption, black money, terrorism, circulation of fake currency in the Indian economy. गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया था क्योंकि करप्शन से, ब्लैक मनी से, टेररिज्म से और फेक करेंसी से निपटाया जा सके। ये बात क्या सही है? ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए किया गया था। Demonetization has ensured improved tax compliance in India over the period of time. Demonetization की वजह से कि हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव आया, क्या वो इंप्रूव हो गया? तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा हुआ है। तो आपको बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है दूसरा सही है, सॉरी गलत बोल गया, पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दूसरा सही है पहला गलत है। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने आंसर आपके संग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये दोनों ही बातें स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे, पहले नीचे जाएंगे हम। हाँ, पेज के एकदम लास्ट में क्या दे रखा है। मिस साक्षी, एन इकोनॉमिक्स टीचर, was explaining the concept of minimum percentage of total deposits to be kept by any commercial bank with the central bank of the country as per the norm and the statute prevailing in the country. मिस साक्षी जो इकोनॉमिक्स टीचर हैं वो एक्सप्लेन कर रही थी कि आपको अपने टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज सेंट्रल बैंक के संग रखना पड़ता है। तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि वो कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं, कैश रिजर्व रेशियो को, रेपो रेट को, बैंक रेट को, या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को। minimum percentage of the total deposit to be kept by any commercial bank with the central bank of the country. तो कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैश रिजर्व रेशियो। आपको टोटल डिपॉजिट्स का कुछ मिनिमम परसेंटेज किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, जिससे वो अपना रिजर्व मेंटेन कर सके, और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों? बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम the exchange rates are determined by the market forces of demand and supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rate within a specific range. The above mentioned statement was given by Sindhu. Identify the type of exchange rate system she was talking about. Fixed, floating, managed floating, या फिर managed fixed.
जो मीरा सिंधु है वो डिस्कस कर रहे थे और सिंधु ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। वैसे तो एक्सचेंज रेट डिमांड फोर्सेस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करती हैं, लेकिन कुछ अथॉरिटी हैं जो जबरदस्त डेलिबरेटली उसमें उंगली करते हैं जिससे वो उस रेंज के अंदर रहें। तो कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं? फिक्स है, फ्लोटिंग है, मैनेज फ्लोटिंग है, या फिर मैनेज फिक्स्ड है? तो बड़ा ही सिंपल इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से याद है, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बुलाते हैं। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों? बहुत सही। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये हमारे सीबीएसई बोर्ड का, अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या दे रखा, जरा रीड करेंगे। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं या कौन सी सर्विसेज होती हैं जो पब्लिक एज अ होल कंज्यूम करती हैं। पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रिवलेस इन नेचर। तो आपको यह बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर पहला गलत है दूसरा सही, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक गुड्स वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कि पब्लिक कलेक्टिवली कंज्यूम करती है। द आंसर इज यस, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। क्या पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल होते हैं, रेवलर्स होते हैं? नहीं, एक्सक्लूडेबल नहीं होते हैं, रेवलर्स नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, जरा रीड करेंगे क्या दे रखा है। अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन, two main categories of accounts for the classification of transactions are dash and dash। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो तरीके के मेन अकाउंट कौन से बनाए जाते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बताओ। ऑप्शन नंबर 1 करंट, ऑप्शन नंबर 2 यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 कैपिटल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लोन। तो आपको ये बताना है इन चारों में से कौन से ऐसे दो हैं जो हमारे मेन दो अकाउंट है, 1 and 2, 1 and 3, 3 and 4 या फिर 4 and 1। तो बड़ा ही सिंपल, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करंट अकाउंट एंड ऑप्शन नंबर 3 कैपिटल अकाउंट। तो हमारे करंट अकाउंट होता है, हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है? जो असेट्स लायबिलिटी स्टेटस को क्या कर देता है, फ्लक्चुएट कर देता है, चेंज कर देता है। और करंट अकाउंट क्या होता है? जो असेट लायबिलिटी स्टेटस को चेंज नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों? बहुत सही। अगला सवाल, identify which of the following is not a function of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको यह बताना है कि रिजर्व बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है। टू एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या ये फंक्शन नहीं है? ये है। टू एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया, ये भी है। टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी है। टू इशू कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, नहीं, ये फंक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है, क्योंकि कॉइन्स और 1 रुपी नोट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस फंक्शन इज नॉट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? ओके। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां पे ना ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कौन से 5 ईयर प्लान पर बना है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, बी फोर्थ, सी सेकंड या फिर डी थर्ड। आपको यह बताना है आईपीआर 1956 कौन से 5 ईयर प्लान के बेसिस पर फॉर्म्ड हुआ है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड या फिर थर्ड। तो इसका आंसर हम बड़े सिंपल लॉजिक से बता सकते हैं बच्चों। 1950 में हमारा क्या बना था? प्लानिंग कमीशन बना था। 1951 के अंदर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। तो बताओ एंड कब हुआ होगा? 1956 में। तो सेकंड कब चालू होगा? 1956 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड 5 ईयर प्लान के बेसिस पर हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म हुई थी। क्लियर? ओके। अगला सवाल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू साइज ऑफ लेबर फोर्स इन अ कंट्री,
नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, या फिर नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। तो आपको क्या बताना है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, साइज, नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, या फिर नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। तो ए बी सी या फिर डी, बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमारे चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। क्लियर, ओके। अगला सवाल, डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, डैश is a portion of agriculture produce which is sold in the market by the farmers after meeting their self consumption requirement। अपनी स्वयं की पूर्ति करने के बाद जो भी उनके पास सामान बचता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जो वो मार्केट में बेच देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, या फिर कंज्यूमर सरप्लस। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, ट्रेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, या फिर कंज्यूमर सरप्लस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मार्केटेबल सरप्लस। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, read the following statements carefully and choose the correct alternatives given below। Statement number 1, poverty line in India is defined in terms of monetary value of minimum nutritional requirement, या मतलब कैलोरी of an individual in a day। हाँ भाई, पॉवर्टी लाइन क्या हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू में कैलकुलेट की जाती है, गांव में 2400 कैलोरी, शहर में 2100 कैलोरी, याद आ रहा है कुछ याद आया, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स हैव नॉट चेंज ओवर द इयर्स। तो ये बोल रहे हैं ऊपर जो हमने मॉनेटरी टर्म्स में बताया 2400 कैलोरी किसकी हो गई, गांव के लोगों की होगी, रूरल एरिया की हो गई, और शहरों की 2100 कैलोरी है। और स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन जो है ना अब सालों से अभी तक बदली नहीं है। क्या ये बात सही है? तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, डेफिनेशन चेंज हुई है। इसके बाद आ गया था मंथली एक्सपेंडिचर, आ गया था ना मंथली एक्सपेंडिचर 816 याद आ रहा है कुछ, 816 गांव का, शहर का हमारा 1000 रुपए था। तो चेंज हुई है, डेफिनेशन चेंज हुई है, तो मतलब हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो सत्य है और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो असत्य है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, read the following statement carefully and choose the correct alternatives given below। Statement number 1, India is often called as the outsourcing hub of the world। बताओ बच्चों ये बात सत्य है कि असत्य है? ये बात सत्य है कि हाँ बिल्कुल सही कहा कि इंडिया को आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन बाय द इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो इंडिया के पास जो स्टेटस आया है आउटसोर्सिंग हब का, उसका वन ऑफ द मेन रीजन या प्राइम फैक्टर ये है कि इंडिया के अंदर स्किल्ड मैन पावर बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। क्या ये बात भी सत्य बोली गई है? ये बात भी सत्य बोली गई है, तो मतलब दोनों ही बातें सही हैं, सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके बच्चों, अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिया। 15 क्वेश्चन करने के बाद हमको ये चीज समझ में आ रही है कि कोई भी क्वेश्चन गहराई से नहीं पूछा गया अभी तक। सारे मतलब जिन्होंने एक बार थोरो रीडिंग करी होगी वो अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे, और जिन बच्चों ने रटने की कोशिश करी होगी वो 2-4 जगह पे हड़बड़ा सकते हैं। आई रिपीट, 2-3 जगह पे हड़बड़ा सकते हैं क्योंकि वहां पे कंसेप्ट पूछा गया था। ठीक है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फंड, फॉरेन एक्सचेंज, या फिर वो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो जिसने रटने की कोशिश करी होगी वो तो मात खा जाएगा, लेकिन जिसने समझा है, जिसने थोरो रीडिंग करी है, उसके लिए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। और क्वेश्चन नंबर 16 आपको ये बताएगा
कि हाँ भाई रटने में और समझने में और स्टोरी याद करने में क्या फर्क होता है। बताओ बच्चों, बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया वॉज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। आपको यह बताना है कि 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले इंडिया फूड ग्रेन्स पर किस पर डिपेंडेंट था कि वो भेजेगा तो हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। यूएसए, ब्रिटेन, मैक्सिको या फिर सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएसए, ब्रिटेन, मैक्सिको या फिर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 90% तो नहीं 50% बच्चे बोलेंगे अरे ब्रिटेन का राज था, ब्रिटेन से इंपोर्ट होता था तो ब्रिटेन आंसर होना चाहिए, बट यहां पर बच्चे गलत हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिन्होंने थोरो रीडिंग करी होगी एनसीईआरटी की या जिस भी बुक से आपने पढ़ाई करी है उसमें यूएसए लिखा हुआ है, पर बच्चे क्या करते हैं अरे हर जगह तो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने राज किया था, ब्रिटेन इंपोर्ट करते थे महंगाई, तो ब्रिटेन आंसर होगा। पर ध्यान रखना यूएसएसए पर हम फूड ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंट थे। लॉजिक क्लियर? ओके। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 and 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट्स। ध्यान रखना मैच द कॉलम नहीं है, करेक्ट पेयर है, मतलब आपको बताना है ए का 1 सही है या बी का 2 सही है या 3 का सी सही है या फिर डी का 4 सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, रीड करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या इसका मतलब ये एक्सेस ऑफ गुड्स ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ऐसा है कुछ? नहीं है। ट्रेड सरप्लस एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। करंट ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड एज द पॉजिटिव आइटम इन द बीओपी ऑफ अकाउंट, ये भी नहीं है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सही है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं डी का 4th जो है वो एकदम करेक्ट है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारा एक मैं आपको पेन से लगाऊं, मैच द कॉलम अगर करना होता तो क्या होता जरा मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर ये होता, ट्रेड सरप्लस का आंसर ये होता और करंट ट्रांसफर का आंसर ये होता अगर मैच द कॉलम होता था। बट यहां पर हमको करेक्ट पेयर बताना है, तो करेक्ट पेयर क्या हो गया हमारा? डी का 4th। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी का 4th। क्या ये चीज आपको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ। ओके, तो जरा ऑप्शन पर भी टिक लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी का 4th विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अब बचते हैं हमारे आज के 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड was set up in 1982 as the dash body to coordinate the activity of all institutions involved in rural financing। आपको ये बताना है जो नाबार्ड है 1982 में स्टेब्लिश हुआ था वो कौन सी बॉडी था जो सारे इंस्टीट्यूशन रूरल फाइनेंसिंग में है उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए। कोऑपरेटिव बॉडी, एपेक्स बॉडी, माइक्रो क्रेडिट बॉडी या फिर प्राइवेट क्रेडिट बॉडी। आपको ये बताना है नाबार्ड कौन सी टाइप की बॉडी थी, कोऑपरेटिव बॉडी थी, एपेक्स बॉडी थी, माइक्रो क्रेडिट बॉडी थी या फिर प्राइवेट क्रेडिट बॉडी थी। ए बी सी या फिर डी, बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है एपेक्स बॉडी, मतलब एक सेकंड रुकना, एपेक्स बॉडी थी। अरे फिर से, हाँ एपेक्स बॉडी थी। एपेक्स बॉडी मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊपर। रूरल फाइनेंसिंग में सबसे ऊपर कौन आता है हमारा? नाबार्ड आता है। उसके नीचे हमारे क्या होते आते हैं? रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स वगैरह आ जाते हैं जो कि रूरल फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं। क्लियर? अच्छा बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है और दूसरा नाबार्ड कब सेटअप हुआ था 1982 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके। अगला सवाल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has decided to vaccinate the adult population of India with Covaxin or with Covishield without any charge. This would be categorized as, जो 5th में हमारा टीकाकरण हो रहा है, जो हमको जो वैक्सीन लग रही है, ये गवर्नमेंट का किस तरीके का ट्रांजैक्शन माना जाएगा? रेवेन्यू नेचर इनकम, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर,
कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल नेचर इनकम, ए बी सी या फिर डी। रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल इनकम, ए बी सी या फिर डी। बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी। तो बहुत ही सिंपल है, गवर्नमेंट एक पैसा आपसे ले नहीं रही, आपको टीकाकरण कर रही है। तो पहले मेरे को ये बताओ, क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट या गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटी चेंज हो रहा है? क्या कोई एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? या कोई लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर इनकम तो होने से रहा, प्लस गवर्नमेंट कुछ पैसा भी नहीं ले रही है आपसे, तो ये रेवेन्यू नेचर का इनकम भी नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अपने आज के सुपर लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज नॉट अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी का नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन का बढ़ना। राइज इन पर कैपिटल जीडीपी, जीडीपी का इंक्रीज होना। ऑप्शन नंबर सी, लो कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। या फिर सोशो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, आपको समाज से पैसों से बेदखल करा जाता है। तो आपको यह बताना है ए बी सी डी में से कौन सा रीजन पॉवर्टी का नहीं है। पॉपुलेशन का बढ़ना, जीडीपी का इंक्रीज होना, इन्वेस्टमेंट का कम होना, या फिर बाहर निकाल देना। ए बी सी या फिर डी। बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, आपने आई होप गेस भी कर लिया होगा। पॉपुलेशन सॉरी जीडीपी का इंक्रीज होना इज नॉट अ रीजन, और आई रिपीट, जीडीपी का इंक्रीज होना, पर कैपिटल जीडीपी का इंक्रीज होना इज नॉट द रीजन फॉर पॉवर्टी इंक्रीमेंट। क्लियर? ना तो कोई डाउट? पॉपुलेशन बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, नौकरी कम मिल रही है, ये भी रीजन है। आपको धकेल बाहर निकाल दिया जाता है, आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है सोसाइटी से, तो ये भी रीजन है पॉवर्टी का। बट जीडीपी इंक्रीज हो रही है, इससे पॉवर्टी इंक्रीज होगी, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ सैंपल पेपर। आई होप आपको मजा आया हो पढ़ने में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, मजा आया। ऐसे ही हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें हम 21 टू 40 करेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 3 आएगा जिसमें 41 टू 60 करेंगे। ठीक है, लेकिन पेपर में आपको 60 में से 50 ही करने हैं। सेक्शन ए में 24 में से 20, सेक्शन बी में 24 में से 20 और सेक्शन नंबर सी में 12 में से 10। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और एग्जाम पास आ गए हैं आपके, माइनर सब्जेक्ट के 16 नवंबर से स्टार्ट भी हो रहे हैं, उसकी पढ़ाई में लगे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।